Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I'm going to present lecture 5th on second test series of Vision IS 2021 which is on Indian polity and this would be the lecture 5th. Okay, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसको देख लेते हैं. पासिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोशंस मे लीड टू द इंश्योरिंग ऑफ मिनिस्टर. देखिए कुछ टूल्स हैं जिसके तहत जो पार्लियामेंट का बिजनेस मतलब जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो भी चीज़ें चलती हैं ना, आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, तो वो कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रोसीजर से चलती हैं. ठीक है, तो वहाँ पे एक मोशंस वाली बात होती है. तो आप इन डिटेल आप लक्ष्मीकांत को प्रेफर कर सकते हैं मोशंस के बारे में. बहुत सारे मोशंस की बात करी गई है. ठीक है, तो यहाँ पे बात करी है मोशंस में लीड टू सेंसरिंग ऑफ अ मिनिस्टर. सेंसरिंग ऑफ अ मिनिस्टर की बात करी जा रही है. ठीक है, तो पहले देख लेते हैं. पहला ऑप्शन है प्रिविलेज मोशन. तो ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है? देखिए कुछ न कुछ प्रिविलेजेस मतलब विशेषाधिकार दिए गए हैं जो कि एमपीज़ होते हैं. ओके, अगर वो उनका कुछ गलत तरह से यूज़ करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, तो वो प्रिविलेज मोशन मतलब कि क्या होगा, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होगा. ठीक है, तो जैसे कि कुछ जैसे राफेल डील वाला कंसेप्ट था, मैं बार बार उसी का एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, तो जैसे राफेल डील के केस में कुछ डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स कोई मिनिस्टर देता है कि हाँ ये इस तरह का, ये 4 जहाज़ आने थे और ये 4 जहाज़ की कीमत 4000 करोड़ थी. ठीक है, अगर किसी को लगता है कि ये झूठ बता रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा मोशन लाया जाना था? प्रिविलेज मोशन. ठीक है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स. तो हाँ, ये सेंसर करने के काम आता है किसी एक पर्टिकुलर मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को. तो पहला तो सही है. सेंसर मोशन, सेंसर मोशन खुद ही ये अपने शब्द से इस चीज़ के बारे में बता दे रहा है. ठीक है, सेंसर मोशन मतलब एक पर्टिकुलर मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सभी को एक पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए सेंसर करने के लिए, चेक करने के लिए कि क्या है उस चीज़ के उस पॉलिसी में, तो उस चीज़ का मतलब एट द एंड सेंसर करने के लिए. ठीक है, तो ये वाला मोशन यूज़ किया जाता है. तो दूसरा तो सही है. एंड कॉलिंग अटेंशन मोशन, इस शब्द से ही ये क्लियर हो जा रहा है, ये किसी चीज़ को अटेंशन डालने के लिए नहीं, सॉरी सेंसर करने के लिए नहीं, एक पर्टिकुलर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पब्लिक के पर्सपेक्टिव में, वो जैसे कि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो किसी को लगे कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर आ चुका है. जैसे कि मान लीजिए कोई फार्मर्स इशू चल रहा है ना, फार्मर कैसे, तो और प्रोसीडिंग चली है, तो किसी को लगा, किसी मेंबर को, कि हाँ यार मेरे को ना फार्मर्स का इशू लाना है, बहुत ही नेशनल इंपॉर्टेंस है उसकी. ठीक है, पब्लिक इंपॉर्टेंस. तो उसने कॉलिंग अटेंशन मोशन ले आया. ठीक है, कि इस चीज़ पे अटेंशन दी जाए. अगर पास हो जाता है तो फिर क्या होगा, उस मुद्दे पे पर्टिकुलर 2.5 घंटे तक बात करनी ही पड़ेगी. ओके, तो ये गलत है. तो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर. तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. देखिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता बाईकैमरलिज्म वाला कंसेप्ट है. कुछ स्टेट्स में आपको ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितनी स्टेट्स के पास अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल है. 2 तरह की, जैसे कि सेंटर में क्या चलता है, लोकसभा, राज्यसभा, वैसे स्टेट में क्या चलती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, ये ऑप्शनल है. मैक्सिमम स्टेट्स में सिर्फ क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ पे MLA आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे MLCs की बात करी गई है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करी गई. तो उसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट. इसमें बोला गया है कि 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाई. ठीक है, इनका इलेक्शन अलग तरीके से होता है. ओके, तो 1/3 मेंबर्स आर इलेक्ट. हाँ, आप डायरेक्टली इनको इलेक्ट नहीं करते हो जैसे हम MLA को करते हैं ना, ये डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं. कुछ ही ये लिमिटेड फ्रेंचाइज आप बोल सकते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ नहीं होता है. लिमिटेड फ्रेंचाइज मतलब कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार. तो यहीं पे वही चीज़ डिस्कस करी गई. 1/3 मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ लोकल बॉडीज़. ओके, तो 1/3 है क्या, दिस इज़ राइट. ओके, 1/3 मेंबर लोकल बॉडीज़, जो कि लोकल बॉडीज़ जैसे PRI, म्यूनसिपैलिटी, ये लोकल बॉडीज़ हैं ना, उनके जो कुछ हमने हमारे द्वारा रिप्रेजेंट चुने गए हैं ना, वो लोग आगे चुनाव 1/3 लोगों को चुनेंगे. ओके, ये है इस बात का मतलब. तो ये सही है, 1/3 ही है. इसके बाद लिखा गया 1/6 आर इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स ऑफ 3 ईयर स्टैंडिंग एंड रिजाइडिंग विद इन द स्टेट. ओके, तो ये बात
गलत है। यहाँ पे 1/12 होना चाहिए था, ठीक है, 1/12, जो कि ग्रेजुएट, जैसे कि आप ग्रेजुएट हो ना, तो सभी ग्रेजुएट्स मिला के क्या होगा, 1/12 लोगों को चुन पाएंगे। ओके, तो दिस इज़ गलत। ओके, 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। यार लोकसभा इतने बड़े लोग इन MLCs को चुनेंगे, ये तो गलत ही हो गया ना, तो ये तो गलत है, ऑप्शन ए इज़ राइट। हाँ, और 1/12 और किसके द्वारा चुने जाते हैं, याद रखिएगा, ये 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा, 1/12 टीचर्स जो कि सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्कूल के टीचर रहेंगे जो टीच कर रहे हैं, वो 1/12 को चुनेंगे, 1/12 ये चुनेंगे, 1/3 लोकल बॉडीज़ वाले मेंबर चुनेंगे, और जो बच गए जैसे कि 1/6। ओके, तो ये क्या बनेंगे, ये जो चुनेंगे आपके गवर्नर नॉमिनेट करेंगे। ओके, जो टोटल 5/6 तो ये अलग हो गए ना, मतलब ये जो चुनने वाले सारे, जो एक हिस्सा बचा 6 में से, वो गवर्नर जी जो होंगे वो अपॉइंट करेंगे। ओके, दिस वाज द होल कंसेप्ट। तो ये चीज़ सारी बयान करी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ और आर एम्पावर्ड टू इस्टेब्लिश अ ट्राइब्यूनल फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट्स। देखिए, ट्राइब्यूनल वाला कंसेप्ट 42nd अमेंडमेंट इसलिए ही नहीं आपकी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाई जाती है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या होता है, उसमें उसके तहत पार्ट 14A डाला गया, ठीक है, और उसी के तहत 323A डाला गया। ओके, तो 323A के अंदर ट्राइब्यूनल्स की बात करी गई, ठीक है। तो दो तरह के ट्राइब्यूनल्स आते हैं, एक होती है आपकी जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ओके, और 323B के अंदर ट्राइब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ना, एक अदर मैटर्स को डीलने के लिए। ट्राइब्यूनल एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है, प्योर जुडिशियल बॉडी नहीं होती, फिर भी क्वाजी जुडिशियल बॉडी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्वाजी मतलब अधूरी या पूरी नहीं, ओके, कुछ हद तक उसमें जुडिशियल पावर रहेंगी। तो ये पूछा गया है कि विच whom among the following is are empowered to establish tribunals for the adjudication of election disputes। तो ये किस केस में आएगा, 323B में आएगा ना, अदर मैटर्स। ये तो किसके थे, ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल थी ना 323A के अंदर, तो 323B के अंदर की बात करी जा रही है। तो देखिए, प्रेसिडेंट तो नहीं कर सकता, ओके, यहाँ पे कौन कौन कर सकता है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ। ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर हियर। ओके, तो ये बात करी गई है, इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस इन इंडिया वाज चेंज्ड, फर्स्ट, यहाँ पे दो चीज़ों की समझने की बात है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखिए, फर्स्ट पास द पोस्ट FPTP में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, आप जैसे कि 10 बंदे खड़े हैं, ठीक है, 10 बंदे एक इलेक्शन में खड़े हैं, तो टोटल वोट्स कितने हैं, टोटल वोट 100 हैं, ओके। तो मान लीजिए एक बंदे के हिस्से में आए कोई 15 वोट, ओके, और आप लगा लीजिए किसी के 2 आ रहे हैं, किसी के 11 आ रहे हैं, किसी के 5 आ रहे हैं, ऐसा करके मैक्सिमम आप ये देखिए एक बंदे को कितने वोट पड़े, 15। सबसे ज़्यादा वाला जो वोट लेने वाला इंसान था 15, तो आपको पता है वो जीत जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं होता कि आपको 50 मतलब 50%, 100 का 50% कितना होगा, 50 ही होएगा ना, 50% से ऊपर, ठीक है, मतलब 51 वोट लाने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में ऐसा होता है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वोट्स लेने हैं अपने जो राइवल्स रहेंगे आपके ना, ऑपोजिशन में रहेंगे, तो ये होता है। बट फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, मेजॉरिटी वोट होने चाहिए, और इसमें क्या होता है, ऐसा रहेगा, बंदों के नाम होंगे, ठीक है, आपको प्रेफरेंस देनी है, ओके। प्रेफरेंस देने पे क्या होगा, अगर आपने पहला इसको दिया है, दूसरा इसको दिया, तीसरा इसको, चौथा इसको, तो वोट आगे जाके ख़राब नहीं होएगा। अगर आपका पहला वाला हार जाता है तो दूसरे नंबर वाले को पहली प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो ये वाला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला मामला आता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करी जा रही है पॉलिटिकल पार्टीज़, इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे अगर हम इस चीज़ को चुन लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज विल विन सीट्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स दे गेट। प्रोपोर्शन जितने वोट्स होंगे उतनी ही सीट्स विन करेगी ना, तो ये तो सही है। दूसरा ऑप्शन, वेरियस सेक्शंस इन द सोसाइटी विल गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। वेरियस सेक्शंस इन द सोसाइटी विल गेट मोर रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट। सही बात है यार, ठीक है। जितने ज़्यादा ये प्रोपोर्शनल, मतलब नीचे वाला भी उसको भी रिप्रेजेंटेशन मिल रही है ना, तो और भी सेक्शन रिप्रेजेंटेशन मिल सकती है इसके तहत। तो ये ऑप्शन बी भी सही है। देयर मे बी मोर नंबर ऑफ मल्टी पार्टी कोलिशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। दिस इज़ ऑल्सो राइट। ओके, और पार्टीज, मतलब कोई भी वोट बेस नहीं जा रहा है ना, तो उसके हिसाब से और जो मल्टी पार्टी और कोलिशन में रहेंगी, ठीक है, और पार्टीज इंडल्ज होएंगी। तो ये ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल है? 263 आर्टिकल। और किसके थ्रू बनी थी? आपकी सरकारिया कमीशन। और फर्स्ट टाइम जिसने इसको बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी वो कौन था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट ARC, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ARC, कब? 1966 के आसपास ये रिकमेंडेशन दी थी, बट फाइनल जो हुआ वो 1990 में बनी है ये एक्चुअली, ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। ओके, तो और किसके रिकमेंडेशन में? सरकारिया कमीशन में। हाँ, फर्स्ट टाइम जो इसने दी थी। ओके, पीछे हम इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब ये देखते हैं, द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इज़ बाइंडिंग ऑन द ऑल पार्टीज़। यार बाइंडिंग नहीं होता, रिकमेंडेटरी बॉडी है ये, रिकमेंडेशन ही दे सकती है, ठीक है। तो ये तो हो गया गलत। द काउंसिल मस्ट मीट एटलीस्ट ट्वाइस नहीं, थ्राइस, ठीक है, थ्राइस, 3 बार एक साल में मिलना पड़ेगा इसको, तो ये भी गलत होगी। देयर इज़ अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ काउंसिल हेडेड बाय PM एज चेयरमैन। ये भी गलत है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नहीं, होम मिनिस्टर के द्वारा इसके द्वारा चेयर करी जाती है। ये स्टैंडिंग कमेटी कब बनाई गई थी? 1996 में बना दी गई थी, ठीक है। ये देखिए जो ये कंसेप्ट है ना, ये कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, फेडरलिज्म वाला कंसेप्ट आता है ना, तो फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये वाला सिस्टम इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं इसमें, तो देख लीजिएगा आप, यही जो मैंने डिस्कस करा है यही लिखा गया है यहाँ पे, तो पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions are sufficient for the political parties? Sufficient for the political party to be recognized as national party. National party, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे आप एक किसी आपने देखा होगा कि अपने आसपास बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, बट नेशनल पार्टीज़ तो कुछ ही है ना, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जो पहले हम ये देख लेते हैं टोटल, एक्चुअली ना ये करंट अफेयर का पार्ट है, करंट अफेयर से ये स्टैटिक क्वेश्चन बनाया गया है इस टेस्ट सीरीज़ में। टोटल हमारी 8 नेशनल पार्टीज़ हैं। ओके, अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट की फर्स्ट नेशनल पार्टी सामने आई है और ये अभी रिसेंटली ऐड हुई है नेशनल पार्टीज़ में, पहले साथ हुआ करती थी। अब कौन सी? नेशनल पीपल्स पार्टी। ओके, और इसका निशान है बुक। ओके, तो आप याद रख लीजिएगा इसके बारे में। तो अभी यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सी कंडीशन से क्या हो सकता है, आप नेशनल पार्टीज बन सकते हैं अगर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। इट सिक्योर्स 6% वोट्स, वैलिड वोट्स पोल्ड इन एनी 4 स्टेट्स, ओके, और मोर इन अ लोकसभा के जनरल इलेक्शन की बात करी जा रही है। अगर 4 स्टेट्स या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में 6% वोट्स आपको पड़ जा रहे हैं तो आप हकदार हो किस चीज़ के? नेशनल पार्टी बनने के। तो ये बात सही है। इट विंस 2% वोट्स। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? 2% सीट्स मिल जाती हैं अगर आपको, और वो भी कम से कम 3 स्टेट्स में से, ठीक है। 2% सीट्स लेनी है अपने लोकसभा की, और वो भी 3 स्टेट्स में से, किसके? लोकसभा के इलेक्शन में, तो भी आप बन सकते हो। ये बात भी सही है।
तीसरी कंडीशन क्या है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी की अलग डेफिनेशन होती है, ठीक है, सर्च करके पढ़ लीजिए इसके बारे में। स्टेट पार्टी इन एट लीस्ट 2 स्टेट्स, नहीं यहाँ पे 4 स्टेट्स आना था, ठीक है। 4 स्टेट्स में अगर कोई पार्टी स्टेट पार्टी के नाम से रिकॉग्नाइज है, और ये रिकॉग्नाइज कौन करता है, ये जो नेशनल पार्टीज ये लिस्ट कौन करता है, ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 4 स्टेट्स में रहेगी तो वो भी क्या बना दी जाएगी, नेशनल पार्टी। तो ये ऑप्शन गलत है, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर 46 का ए। तो ये पढ़ लीजिएगा आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रिस्पेक्ट टू द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्य सभा consider the following statements. The constitution has fixed the term of office of members of राज्य सभा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स कितने आप सुनते होंगे 6 ईयर्स होती है, ठीक है, मेंबर राज्यसभा की। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स करी है? अरे भाई साहब नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। उसने पार्लियामेंट को हक दे दिया गया था कि अपने हिसाब से देख लेना यार तुम, ठीक है। तो इसी हिसाब से फर्स्ट टाइम क्या लाया गया था, लॉटरी सिस्टम। जब 1952 में क्या हुई थी, फर्स्ट टाइम चुनी गई थी ना राज्यसभा, और यह परमानेंट हाउस होता है, इसलिए क्या होता है हर 2 साल के बाद 1/3 बंदों को क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया जाता है, ठीक है, रिटायर कर दिया जाता है। और तीसरे साल में न्यू जो लोग होते हैं जो रिटायर करे गए होते हैं उनकी जगह पे क्या भरनी होती है, नए लोगों को भरना होता है। तो ठीक है, तो हर तीसरे साल शुरू में क्या किया जाता है, न्यू अपॉइंटमेंट्स की जाती हैं। और याद रखिएगा जो एक बार बन चुके हों बाई इलेक्शन और या बाई नॉमिनेशन, आपको पता है 12 बंदे क्या नॉमिनेट होते हैं किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, कहाँ पे, राज्यसभा में, ठीक है। तो 12 बंदे, उनमें से अगर जो नॉमिनेटेड रहा हो वो दोबारा से भी नॉमिनेट हो सकता है, याद रखिएगा। और जो एक बार इलेक्ट हो चुका हो वो दोबारा से री इलेक्ट हो सकता है, ओके। तो ये था कंसेप्ट, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे नहीं लिखा। एंड बाई 3rd ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2nd ईयर। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट कौन है, पहली है, तो 47 का ए आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन यही चीज़ें बताई गई हैं, परमानेंट मेंबर है वगैरह वगैरह। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के दौरान ये चीज़ें सब कही गई हैं, ओके। तो पढ़ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स हैज़ बीन प्लेस्ड इन 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल किससे संबंधित है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI, ठीक है, उससे लिंक्ड है, ओके। तो इसमें बोला गया कि इस शेड्यूल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया है, ओके। तो क्या एग्रीकल्चर रहेगा, यस, एग्रीकल्चर, उस एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ भी होता है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें, तो वो सब इसमें लिखी गई हैं PRI के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर, ओके। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्सटेंशन किसी तरह की, ठीक है, तो ये भी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन, यस, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 11th शेड्यूल। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। अगर आपने ये देखो मैरिज एंड डाइवोर्स, अरे ये चीज़ें कहाँ पे हो सकती हैं, डाइवोर्स तो आप इधर उधर भागते हो, अगर वहीं पे हो जाता, कोई रहना नहीं जाता, तो फिर इतना पंगा क्यों, इतना दूर क्यों भागना था कोर्स कचहरी के चक्कर में। तो ये तो नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी इज़ राइट हियर। तो देखिए 29 फंक्शनल आइटम्स हैं किसके, 11th शेड्यूल के अंदर। तो ये सारे के सारे दिए गए हैं जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, अगली स्लाइड भी है, ओके। तो देख लीजिए, हाँ। और मैरिज एंड डाइवोर्स जो है वो लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट जो है ना 7th शेड्यूल में, ओके, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें कंकरेंट लिस्ट 3 में है, जिस पे कंकरेंट लिस्ट का मतलब ये है, एक तो यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं, बट अगर दोनों ने लॉ बनाया है तो सेंटर का लॉ ज़्यादा परवेल करेगा, ओके। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द घड़ियाल्स। घड़ियाल्स की बात करी जा रही है यहाँ पे, ओके। तो
देख लेते हैं इसके बारे में। दे आर कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। आपको पता है, आप जब पेपर की तैयारी करते हो या अपने फ्रेंड्स के पास उनसे पूछते हो तो आपको ये वाली चीज़ IUCN की रेड लिस्ट के बारे में बार बार बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए घड़ियाल जैसी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो बहुत इसके बारे में IUCN की रेड लिस्ट में पता होना चाहिए कौन सी कैटेगरी में। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN की, और शेड्यूल आपके 1 में है ये, कौन से वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर, ओके। जो होता है शेड्यूल 1 में उसको बहुत तगड़ी प्रोटेक्शन दी जाती है, उसको आप मार नहीं सकते, ओके। तो वो एक ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस की तरह माना जाता है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है घड़ियाल के रिगार्डिंग। और ये जो घड़ियाल है ना, वो इंडिया पहले ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो इंडियन, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया। बट अब कहाँ पे पाए जाते हैं? इंडिया एंड नेपाल में ही सिर्फ रह गए हैं, अब और जगह से ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और ये ह्यूमन के लिए इतने, जैसे क्रोकोडाइल होते हैं ना, वो तो ख़तरनाक होते हैं ना ह्यूमन के लिए। घड़ियाल्स आर नॉट दैट मच, मतलब आप उनको बोल सकते हो कि वो ख़तरनाक नहीं होते ह्यूमन के लिए। और ये जो नेचुरल ओनली लिखा है ना, तो चंबर लिवर तो होगी गलत। और ये घड़ियाल जो होते हैं ना, वो बहुत ही क्या होते हैं, जो आपका क्लीन वाटर होता है, क्लीन वाटर में रह पाते हैं, ओके। और रनिंग वाटर में रह पाते हैं। एडल्ट कुछ जो होते हैं वो पॉन्ड्स वगैरह में भी रह लेते हैं, ओके। तो क्लीन वाटर का एक अच्छा, अगर कहीं पे हमें ये मिल जाए घड़ियाल्स वगैरह, तो हम बोल सकते हैं कि ये वाली रिवर जो है क्लीन है, ओके। तो जैसे घाघरा रिवर का एग्जांपल है, ठीक है। तो वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर, पोल्यूशन कम है उसमें। तो ये सब चीज़ें थी किसके बारे में? घड़ियाल के बारे में। तो ऑप्शन ए इज़ राइट हियर, ओके। तो ये देख लीजिएगा आप, इसको अच्छे से एक बार पढ़ना जरूरी है मेरे हिसाब से, पढ़ लीजिएगा आप इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ बिल्स नीड द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट? प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रही है। कोई भी बिल लाने से पहले कुछ केसेस में क्या होता है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। जैसे आपने मनी बिल 1110 के अंदर सुना होगा, ठीक है, मनी बिल। और इसमें मनी बिल में आपको पता है किसकी चलती है? सिर्फ लोकसभा की। तो कई बार इन चीज़ों का मिसयूज़ करके जो मेंबर्स होते हैं वो मनी बिल के रूप में किसी बिल को लाते हैं। इसकी एक्चुअली डेफिनेशन लिखी हुई है, लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिएगा, ये नेट पे सर्च कर लीजिएगा 110th आर्टिकल को। और फाइनेंस बिल जो होता है, ठीक है, फाइनेंस बिल हर साल लाया जाता है, फाइनेंस बिल बजट के साथ। और इसका आर्टिकल है 117 ए समझ के कुछ रहेगा आर्टिकल, ठीक है। तो हाँ 117 जो आर्टिकल है वो किसके बारे में बात करता है? फाइनेंस बिल। इन दोनों के केसेस में क्या होती है? रिकमेंडेशन चाहिए होती है प्रेसिडेंट की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर, मतलब जो कि मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर कहलाया जाता है, तो वो भी ला सकता है या फिर कोई मिनिस्टर भी ला सकता है। बट इसके लिए रिकमेंडेशन ज़रूरत नहीं होती प्रेसिडेंट की, तो ये तो गलत है। अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज, यस दिस इज़ राइट। अगर आर्टिकल 3 में चेंजेस करना हो, नाम में चेंज करना वगैरह वगैरह, किसी बाउंड्री अगर कोई स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट्स बनानी है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट की अनुमति, रिकमेंडेशन होना ज़रूरी है। ये किस लिए है? आप फेडरलिज्म को ऐसे ही तोड़ मरोड़ ना सको, ठीक है। तो थोड़ा चेक एंड बैलेंस वाला कंसेप्ट डाला गया। तो ऑप्शन 1 and 3 इज़ राइट, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर हियर, ओके। तो ये सब कुछ लिखा है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर सच में अच्छा लगा तो आप शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करके आप कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन डाल सकते हैं। वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।